हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्री पैराडाइज। और हमारा अरुण कत्यायन की बुक सीरीज़ का जो रीडिंग चल रहा था उसके चैप्टर 2 का पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हमारा पार्ट 2 है। और इसमें हमें टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम से लेकर आगे तक एंड तक पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम में आपका मोनो क्रॉपिंग आता है। तो मोनो का साधारण सा मतलब ही होता है, मोनो का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, एक। मोनो का मतलब एक, तो मतलब आप जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो केवल एक ही क्रॉप का करेंगे पूरे ईयर में और सेम लैंड पे। ठीक है, तो इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है इसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी 100% हो जाएगी क्योंकि आप एक ही क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं। फिर दूसरा जो आपका आता है यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल का मतलब समझिए, मल्टीपल का मतलब दो या दो से अधिक। तो जब आप दो या दो से अधिक क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही समय पे, एक ही लैंड पे, ठीक है, और एक ईयर में, तब उसको हम क्या कहते हैं, आपका मल्टीपल क्रॉपिंग कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन सेम फील्ड इन अ ईयर। एक ही साल में जब आप दो या दो से अधिक क्रॉप्स का कल्टीवेशन करते हैं एक फील्ड पे, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। अच्छा, तो इसमें आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, स्पेस डायमेंशन और टाइम डायमेंशन में इंटेंसिफिकेशन कर रहे हैं। इंटेंसिफिकेशन का मतलब क्या है कि आप कम जगह में ज़्यादा क्रॉप्स लगा रहे हैं और कम समय में ज़्यादा क्रॉप्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मल्टीपल क्रॉपिंग को कुछ फैक्टर्स लिमिट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझिएगा कि एक आपका फैक्टर है लो इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन। तो कुछ जैसे आपके ड्राई लैंड एरिया हो गए या रेन फेड एरिया हो गए, जहाँ पे जो वाटर रिक्वायरमेंट है रेन फेड एरिया में, वो मेनली आपकी रेनफॉल के द्वारा ही पूरी होती है। ठीक है, तो वहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ड्राई लैंड जैसे एरियाज में कि आप एक से अधिक क्रॉप को कल्टीवेट कर पाएँ साल भर के अंदर, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी ही नहीं है। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, अनइवन रेनफॉल होती है कि होगी भी कि नहीं होगी, तो वाटर रिक्वायरमेंट आखिर पूरा कहाँ से होगा। तो इरीगेशन भी एक लिमिटिंग फैक्टर बन जाता है आपके मल्टीपल क्रॉपिंग का। दूसरा है आपका प्रीपोंडरेंस ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़। मतलब क्या है कि ज़्यादातर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ ही आपकी लगाई जाती हैं। तो जब लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज़ का आप उपयोग करेंगे क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, तो ज़्यादा टाइम लेगा मैच्योर होने के लिए, तो आपका खेत उस समय बिजी रहेगा। ठीक है, खाली नहीं होगा कि आप नेक्स्ट क्रॉप को कल्टीवेट कर पाएँ। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज़ का उपयोग करना चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद अभी एक और डायमेंशन आपका ऐड कर दिया गया है जो कि है सॉइल फर्टिलिटी। तो जो मॉडर्न डिफिनेशन है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग में, उसमें सॉइल फर्टिलिटी को भी इनरोल कर दिया गया है। जैसे होता है ना कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने पे क्या होता है कि वो चीज़ ख़राब होने लगती है। इसीलिए जब आप साल भर के अंदर अपनी सॉइल को बार बार कल्टीवेट करेंगे, बार बार उसमें क्रॉप लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें फर्टिलिटी का लॉस होगा। तो हमें इस तरीके से दो या फिर दो से अधिक क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी ख़त्म ना हो। ठीक है, उसका लॉस ना हो फर्टिलिटी का। तो ये डेफिनेशन बन जाती है इसकी कि कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स ऑन द सेम फील्ड इन अ ईयर विदाउट डिटेरियोरेटिंग द सॉइल फर्टिलिटी। कि हम दो से ज़्यादा क्रॉप्स भी लगा लें एक साल में और हमारी सॉइल फर्टिलिटी का लॉस भी ना हो। उसके बाद मल्टीपल क्रॉपिंग के कुछ टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो आपका इंटर क्रॉपिंग है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग और रिले क्रॉपिंग। ये सारे टाइप्स आज के लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। एक ना एक क्वेश्चन आपके रिले क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग से बन ही जाता है। नहीं आपके कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आएगा तो आपके जो, अगर आप बीएससी में हैं तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा कोई ना कोई। तो आप वहाँ से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। तो इंटर क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करके चलूँगा। इंटर क्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जब आप दो या दो से अधिक क्रॉप्स को एक साथ उगाएं। एक साथ का मतलब क्या है, साइमल्टेनियसली एक साथ उगाएं, एक ही समय पे उगाएं और एक ही लैंड पे उगाएं। ठीक है, एक ही जगह पे एक ही समय में दो या दो से अधिक क्रॉप्स को आपको कल्टीवेट करना है। इसको हम क्या कह देते हैं, इंटर क्रॉपिंग। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आप ऐसे सीड को मिक्स करके नहीं सो कर सकते। आपको अगर दो या दो से अधिक क्रॉप्स आप ले रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, तो आपको एक डेफिनेट रो पैटर्न डिसाइड करना पड़ेगा कि हम इतनी रो वीट की लगाएंगे, इतनी रो मस्टर्ड की लगाएंगे, या फिर इसके अलावा भी अगर हम कोई क्रॉप लेते हैं तो हमें रो पैटर्न जो है वो निर्धारित करना पड़ता है। सबसे फेमस एग्जांपल आपका सुना ही होगा आपने इसका, कि वीट और मस्टर्ड। हम लोग इंटरक्रॉपिंग करते हैं वीट और मस्टर्ड की, जिसका रेशियो हम लोग क्या रखते हैं, 9:1 हम रखते हैं इसका। ठीक है, कि 9 जो रो होंगी, 9 जो पंक्तियां होगी, वो हम वीट की उगाते हैं और एक पंक्ति हम आपकी मस्टर्ड की उगाते हैं। उसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, सिटेरिया और रेड ग्राम। सिटेरिया आपने सुना ही होगा, अगर नहीं जानते तो सिटेरिया आपका क्या होता है, साइंटिफिक नेम है सिटेरिया इटैलिका।
ठीक है। सिटेरिया इटैलिका, ये आपकी मोटे अनाज वाली फसल होती है जिसको हम लोग फॉक्सटेल मिलेट के नाम से जानते हैं। कौन सा मिलेट? फॉक्सटेल मिलेट। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, फॉक्सटेल मिलेट के नाम से भी आप लोग इस फसल को जानते होंगे, ठीक है। तो जब आप सिटेरिया और रेड ग्राम को एक साथ इंटरक्रॉपिंग में उगाते हैं तो इसका रेशियो क्या रखते हैं? 5:1। मतलब 5 रोज या फिर 5 पंक्तियाँ जो आप लगाएंगे वो सिटेरिया की लगाएंगे और एक पंक्ति किसकी लगाएंगे? रेड ग्राम की लगाएंगे। तो ये जो होगा, जो ऐसी क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कशन किया जिनमें रो टू रो जो डिस्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, रो इंटू रो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसी भी क्रॉप्स आती हैं जिनमें रो इंटू रो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा अधिक होती हैं। तो उनके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए आपके हमारा एक एले क्रॉपिंग होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, कंटूर क्रॉपिंग हो गया, पेयर्ड रो क्रॉपिंग हो गया, स्किप क्रॉपिंग हो गया, पैरेलल क्रॉपिंग हो गया। ये कुछ इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। तो एक एक करके सब हम नज़र डाल लेते हैं, एक एक करके सब चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपका एक कंटूर क्रॉपिंग का फोटो लगा हुआ है, आप यहाँ पे समझिएगा। कंटूर क्रॉपिंग हम ज़्यादातर कहाँ पे अपनाते हैं? जो आपके हिली एरियाज होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे हम लोग कंटूर क्रॉपिंग का इस्तेमाल करते हैं। कंटूर क्रॉपिंग में करते कुछ नहीं, हम ऐसे जो उसकी ढलान होती है स्लोप के साथ ही कंटूर लाइंस बना लेते हैं। कंटूर लाइंस क्या होती हैं? कि जो सेम हाइट को ज्वाइन करें, ठीक है। पहाड़ पे ढलान होती है, अब आप ढलान पे कोई फसल लगा नहीं सकते तो आप क्या करते हैं? टेरेस टाइप के बना लेते हैं, कंटूर लाइंस बना लेते हैं, उन पे फिर आप क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? कंटूर क्रॉपिंग बोल देते हैं। तो ये जरूर याद रखिएगा कि कंटूर जहाँ पे भी शब्द आ जाए समझ लीजिएगा कि हिली एरिया से संबंधित है, ठीक है। हिली एरिया से संबंधित कंटूर क्रॉपिंग में हम कल्टीवेशन कहाँ करते हैं? कंटूर लाइंस पे करते हैं। और कंटूर लाइन क्या होती है? सेम हाइट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है। जैसे यहाँ पे देखिए ना कि ये ज्वाइन कर रही है पूरा दूसरी तरफ को, ठीक है। तो इस तरीके से हम टेरेस बना के या फिर लाइंस बना के इस पर खेती करते हैं। दूसरा है आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग। अभी हमने नाम पढ़ा था ना स्ट्रिप क्रॉपिंग, आपकी बुक में तो खैर दिया नहीं गया है इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बताया दे रहा हूँ ताकि आपका स्ट्रिप क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहे, ताकि अगर सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में आ जाए लिखने को तो बड़े आसानी से एक आध नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है 2 नंबर का लिखने को शॉर्ट में, तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। देखिए, स्ट्रिप का साधारण सा मतलब क्या होता है? पट्टी। पट्टी तो आप लोग जानते होंगे। तो स्ट्रिप का मतलब क्या होता है? पट्टी। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में हम क्या करते हैं? 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, लेकिन अलग अलग पट्टियों में करते हैं। कुछ पट्टियाँ अपने खेत में हम बना लेते हैं, उसके बाद ही हम अलग अलग पट्टियों में अलग अलग क्रॉप को लगा सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है ओट्स का। हमने ओट्स को एक अलग पट्टी में लगाया है, उसके बाद कॉर्न को एक अलग पट्टी में लगाया गया और एक अलग पट्टी में हमने हे तैयार कर ली है। इस तरीके से आप 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक साथ कल्टीवेट कर पा रहे हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की हेल्प से। तीसरे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ये है आपका एले क्रॉपिंग का। एले क्रॉपिंग, अच्छा अगर आप एले का साधारण मतलब समझेंगे तो एले का मतलब होता है रास्ता। कहीं पे बीच में रास्ता निकला होता है ना, तो एले का साधारण सा मतलब है रास्ता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक लाइन में हमने हॉर्टिकल्चरल ट्रीज ले लीजिए या फिर साधारण फॉरेस्ट ट्रीज ले लीजिए, वो लगा रखे हैं। अब देखिए, आपने ये चीज़ देखी होगी, जब हम ट्री लगाते हैं तो थोड़ा दूर दूर पे लगाते हैं। क्यों? एक ट्री की कैनोपी बहुत बड़ी होती है ना। जैसे कैनोपी किसको हम बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला जो होता है वर्टिकल पोर्शन जो आपका फैला हुआ होता है, इसको हम कैनोपी बोलते हैं, ठीक है। अब कैनोपी की ग्रोथ के लिए हमें ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है वर्टिकली, लेकिन नीचे वाला स्पेस तो हमारा खाली पड़ा रहता है, तो आप उसको यूटिलाइज़ कर देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाला स्पेस तो हमारा खाली पड़ा है ना पूरा, ये वाला स्पेस क्या है? खाली है पूरा। तो इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि 2 जो लाइन लगी हुई हैं फॉरेस्ट ट्रीज़ की, या फिर कोई भी प्लांटेशन ट्रीज़ हो गए या हॉर्टिकल्चरल ट्रीज़ हो गए, उनके बीच में आप फॉडर उगा सकते हैं या फिर कुछ अदर क्रॉप्स उगा सकते हैं जो जो छाया के अंदर भी सर्वाइव कर सकें, क्योंकि कैनोपी बड़ी बड़ी होंगी तो छाया आ जाएगी। तो इस तरीके से जो एली बन रहा है, रास्ता जो बन रहा है बीच में, उसमें भी आप क्रॉप्स को उगा सकते हैं, जिससे आपकी जगह भी यूटिलाइज हो जाएगी, टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा और एडिशनल इनकम भी आपको मिलेगी। तो ये हो गई आपकी एले क्रॉपिंग। फिर अगला है आपका पेयर्ड रो प्लांटिंग। क्या होता है ये देखिए, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, एक आपका ग्राउंड नट का है, दूसरा आपका पोटैटो का है। इस फोटो नंबर 1 में जब आप देखेंगे तो ग्राउंड नट को उन्होंने पेयर बना के रखा। पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ऐसे याद रखिए, पेयर का क्या मतलब होता है? जोड़ा। तो जब आप 2 रो को एक पेयर में लगाते हो, फिर तीसरी रो खाली छोड़ दे रहे हो। यहाँ पे देखो, 2 रो में हमने प्लांटिंग करी और तीसरी रो हमने खाली छोड़ दी इरीगेशन वगैरह के लिए या फिर अदर चीज़ों के लिए। तो इस टाइप की प्लांटिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? पेयर्ड रो प्लांटिंग। कि हमने एक पेयर रो का उसमें प्लांटिंग बनाई और तीसरा वाला हमने जो रो था वो खाली छोड़ दिया। इस तरीके से आप कर सकते हैं जोड़ा बना के, ठीक है। तो ये आपकी कुछ टाइप्स थे इंटरक्रॉपिंग के, बाकी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इसमें आगे।
पैरेलल क्रॉपिंग हमारा पहला जो टाइप है जो आपकी अरुण कात्यायन की बुक में एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सब केवल नाम दिए गए थे, लेकिन मैंने ज़रूरी समझा इसीलिए उनको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर, एक साथ, ठीक है। तो कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट नॉट हैबिटेट एंड ज़ीरो कंपटीशन, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि जब आप दो क्रॉप्स लगा रहे हैं तो उनके बीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। कंपटीशन तब नहीं होगा जब दोनों की हैबिट अलग अलग होंगी, ठीक है। अभी मान लीजिए दो लड़के एक साथ रहते हों और दोनों की हैबिट एक जैसी हो, दोनों पढ़ने वाले हों, तो कंपटीशन तो जाहिर सी बात होगा। अगर वो दोनों अलग अलग काम करने वाले हैं तो कंपटीशन नहीं होगा। उसी तरीके से हमको दो क्रॉप्स अगर साथ में उगा रहे हैं तो ऐसी उगानी है, ऐसी कल्टीवेशन करनी है जिनके बीच में कंपटीशन ना हो। अब कंपटीशन किन किन चीज़ों के बीच में होता है? पानी के लिए भी हो सकता है, वाटर, दोनों को वाटर चाहिए भाई, ठीक है। न्यूट्रिएंट के लिए हो सकता है, दोनों को न्यूट्रिएंट चाहिए। लेकिन हम इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि एक की डिमांड अलग समय पे ज़्यादा हो और दूसरे की डिमांड अलग समय पे ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है उर्द और मूंग का मक्के के साथ। तो उर्द और मूंग का जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट होती है, सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्व उन्हें चाहिए, वो 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग के, DAS, ठीक है, डेज आफ्टर सोइंग, 30 से 35 डेज आफ्टर सोइंग में सबसे ज़्यादा उनका पीक न्यूट्रिएंट डिमांड होता है। वहीं अगर मेज़ की बात करें तो मेज़ में यही डिमांड कब होता है? 50 दिन के बाद। तो 20 दिन का अंतराल हो जाता है, जिससे कंपटीशन नहीं रह जाता। मान लीजिए कि 30 दिन जब हुए थे, आपकी मूंग और उड़द ने अच्छा खासा कंजप्शन किया। पहली बात तो पल्सेस बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं, ठीक है, कंजप्शन नहीं करती हैं उनका, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा न्यूट्रिएंट का। तो आपकी सॉइल में अभी भी न्यूट्रिएंट मौजूद रहेगा जो कि मक्के के लिए आपके काम आएगा। इसीलिए दोनों के बीच में उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है। इस तरीके से आप पैरेलल क्रॉपिंग कर सकते हैं। दूसरा है आपका कंपेनियन क्रॉपिंग। कंपेनियन क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? कंपेनियन का मतलब है साथी, ठीक है। तो ऐसी इंटरक्रॉपिंग जहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स इज इक्वल टू डेट ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग। देखिए सॉलिड प्लांटिंग का मतलब समझिए सबसे पहले। देखिए यहाँ पे तो आपका जो सॉलिड प्लांटिंग होता है इसको हम लोग सोल प्लांटिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस क्या नाम से जानते हैं? सोल क्रॉपिंग। सोल क्रॉपिंग का मतलब क्या है? आपने एक यूनिट एरिया लैंड में, आप मतलब एक आपकी फील्ड है, उसमें आपने केवल और केवल एक ही फसल लगाई है। जैसे आपने मक्का लगाया तो केवल आपने मक्का लगाया, उसके साथ कोई भी इंटरक्रॉपिंग नहीं करी आपने। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि जो प्रोडक्शन होगा, अगर आप दो क्रॉप्स लगा रहे हैं, दो इंटरक्रॉप्स का जो प्रोडक्शन होगा वो किसके बराबर होगा? जो आप सिंगल क्रॉप लगाएंगे अलग से। थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास उदाहरण के तौर पे एक दो खेत हैं, एक खेत नंबर 1, ठीक है, और खेत नंबर 2। इसमें आपने लगाई है मेज, ठीक है, और इसमें आपने लगाई है मेज प्लस मूंग, दो चीज़ें लगाई हैं। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें मेज अगर आप खाली पूरे एक में लगाएंगे, एक खेत में, तो इसके पास भर भर के हर चीज़ मिलेगी, इसको पानी भी मिलेगा, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, प्रॉपर जगह मिलेगा, ठीक है, अच्छी खासी फर्टिलाइज़र भी आप डालेंगे तो केवल इसी के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों के पास जा रहा है, पर इन दोनों के बीच में कोई भी फ़र्क नहीं होगा, ये चीज़ याद रखिएगा। मतलब जितना प्रोडक्शन, मान लीजिए 100 कुंटल अगर हमें सॉलिड प्लांटिंग से पैदावार हो रही है, सोल क्रॉपिंग से, तो यहाँ पे भी मेज की जो प्रोडक्शन होगी या ईल्ड होगी वो 100 कुंटल ही होगी। मतलब क्या है कि अगर हम दो क्रॉप्स को भी लगा रहे हैं तब भी उनकी ईल्ड में ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल ईल्ड ही होगी, चाहे आप सिंगल लगाएं या फिर आप डबल लगाएं। तो ऐसी क्रॉपिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपेनियन क्रॉपिंग बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, शुगर केन के साथ अगर हम मस्टर्ड या पोटैटो या ओनियन लगा दें। देखिए शुगर केन आपको पता है कि इसकी रो टू रो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, 90 सेंटीमीटर लगभग इसकी रो टू रो डिस्टेंस होती है, तो बीच में काफ़ी जगह खाली पड़ी रहती है। अब आप उसमें आलू लगा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मस्टर्ड लगा सकते हैं, या तो आप पोटैटो ओनियन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे शुगर केन की ईल्ड पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ आपकी थोड़ी बहुत आलू की भी फसल हो जाएगी, आपको एडिशनल इनकम भी मिल गई। शुगर केन की ईल्ड आपकी उतनी ही आ रही है जितना आप खाली खेत में शुगर केन लगाते थे। तो ऐसी क्रॉपिंग को हम क्या बोल देते हैं? आपकी कंपेनियन क्रॉपिंग कह देते हैं, ठीक है। अगली है आपकी मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। मल्टी स्टोरी से आप मतलब समझ ही रहे होंगे कि जब आप अलग अलग हाइट की फसलों को एक साथ लगाएं, ठीक है। एक मान लीजिए बहुत लंबी क्रॉप है जिसकी हाइट बहुत ऊंची है, और एक शॉर्ट हाइट वाली क्रॉप है, तो ऐसी जब आप क्रॉप्स को एक साथ लगाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग। वहीं सेम एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया गया है शुगर केन और मस्टर्ड ओनियन पोटैटो का, ठीक है।
तो शुगर केन की हाइट आप जानते ही हैं अच्छी खासी होती है, और पोटैटो तो आपका अंडरग्राउंड हो गया, तो बिल्कुल हाइट नहीं। तो इस तरीके से आप मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अगला सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। अच्छा, अभी तक मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग इंटर क्रॉप मल्टीपल क्रॉपिंग के ही एग्जांपल पढ़ रहे थे, जिसमें हम पहला पढ़ रहे थे इंटर क्रॉपिंग। अभी भी हमारा इंटर क्रॉपिंग ही चल रहा है। ये सब इंटर क्रॉपिंग के टाइप्स हैं अलग अलग, ठीक है। पैरेलल क्रॉपिंग, कंपेनियन क्रॉपिंग, मल्टी स्टोरीड। अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं आके सिनर्जेटिक क्रॉपिंग पे। अच्छा, तो यहाँ पे आप सिनर्जेटिक क्रॉपिंग का मतलब समझिएगा कि जैसे आप अगर दो क्रॉप्स एक साथ लगा रहे हैं, तो जब आप एक साथ लगाएंगे तब उनकी ज़्यादा ईल्ड आएगी मुकाबले जब आप केवल एक अकेली फसल लगा रहे थे। तो ऐसी क्रॉपिंग को हम लोग क्या बोल देते हैं, सिनर्जेटिक क्रॉपिंग बोल देते हैं। मतलब सिनर्जी उनकी अच्छी बैठ रही है, इसलिए इनकी ईल्ड भी बहुत अच्छी आ रही है। तो ये सारा खेल जो होता है ना, ये प्लांट पॉपुलेशन के बेस पे होता है। जब आप इंटरक्रॉप्स लगा रहे हैं, तो जो आपकी दो फसलें आपने ली हैं, उनकी प्लांट पॉपुलेशन में क्या अंतर आएगा। अगर प्लांट पॉपुलेशन किसी क्रॉप की कम हो रही है सॉलिड प्लांटिंग से, सॉलिड प्लांटिंग में तो भाई भरपूर मात्रा में प्लांट होंगे, क्योंकि हमारे खेत में केवल एक ही फसल लगी हुई है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग में हो सकता है कि कम प्लांट्स लग पाएँ, क्योंकि जगह कम है, आपको दो फसलें लगानी है, साथ में एक रो पैटर्न भी बिठाना है। तो इस चक्कर में सारा खेल प्लांट पॉपुलेशन का होता है। तो प्लांट पॉपुलेशन के बेसिस पे इंटरक्रॉपिंग दो तरीके से, दो सीरीज़ होती हैं इसकी, बेसिकली टाइप्स नहीं कह सकते हैं, इसकी दो सीरीज़ होती हैं। एक हो गया आपकी एडिटिव सीरीज़ और दूसरी आपकी रिप्लेसमेंट सीरीज़। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एडिटिव सीरीज़ का। एडिटिव सीरीज़ में यहाँ पे होता क्या है कि दो तरीके की क्रॉप्स होती हैं। एक आपकी हो गई मेन क्रॉप, मैं आपको उदाहरण के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा। मेन क्रॉप हो गई एक आपकी, और एक आपकी हो गई सब क्रॉप। सब क्रॉप का मतलब होता है सब्सिडियरी क्रॉप, जो उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। मेन क्रॉप आपकी क्या कहलाती है, बेस क्रॉप कहलाती है, जो सबसे मुख्य फसल है आपकी, जो आपको खेत में लगानी ही लगानी थी। और इंटर क्रॉप के चक्कर में आपने सब क्रॉप एक और लगा ली एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, ठीक है, एडिशनल इनकम कमाने के लिए आपने सब क्रॉप एक और लगा ली। तो जब ऐसा सीन होता है तब उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिटिव सीरीज बोल देते हैं। एडिटिव सीरीज में हम करते क्या हैं कि हमने मेन क्रॉप लगाई और एक कंपोनेंट क्रॉप लगाई, लेकिन हमें मेन ध्यान किस पे देना है, मेन क्रॉप पे। तो इसकी जो प्लांट पॉपुलेशन होती है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। मतलब इसके जितने पौधे नॉर्मल हम लगाते थे सोल प्लांटिंग में, मतलब अकेली जब फसल लगाते थे, और अगर इंटरक्रॉपिंग भी कर रहे हैं, तो इसकी प्लांट पॉपुलेशन उतनी ही रहनी चाहिए, ये अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या है, मेन क्रॉप है। और जो सब क्रॉप है उसको हम बीच में, जो दो रो के बीच में जो स्पेस बच जाता है, उसमें भी लगा के काम चला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण आप देखिए, शुगर केन और पोटैटो का ही उदाहरण दिया गया है। शुगर केन की R/R कितनी होती है, 90 सेंटीमीटर होती है। तो मतलब इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा गैप है। इसमें आप क्या लगा सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं बड़े ही आराम से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी शुगर केन तो लगाई ही लगाई, लेकिन बीच में जो जगह बच गई थी उसमें हमने पोटैटो लगा दी। अब भले वो पोटैटो चले या ना चले, वो मतलब नहीं है, लेकिन हमें सबसे मेन ध्यान देना है किस पे, शुगर केन पे। पोटैटो चल जाएगा, चलेगा तो है ही, ऐसी बात नहीं कि चले ना, ठीक है, चलेगा तो है ही पोटैटो, पर उससे एडिशनल इनकम हमें मिल जाएगी। तो ये फ़ायदा हो गया हमारा एडिटिव सीरीज़ का। इसमें एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि वन क्रॉप इज़ मेन क्रॉप या फिर बेस क्रॉप, और अदर इज़ इंटर क्रॉप। इंटर क्रॉप इज़ इंट्रोड्यूस इन द बेस क्रॉप बाय एडजस्टिंग और चेंजिंग क्रॉप ज्योमेट्री। क्रॉप ज्योमेट्री मतलब क्या होता है कि एक फसल को आप कितना स्पेस दे रहे हैं, रो इंटू रो और प्लांट इंटू प्लांट डिस्टेंस, ही आपकी क्रॉप ज्योमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो हम मुख्य फसल में एक बेस क्रॉप मतलब एक सब क्रॉप को ऐड कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, मतलब मुख्य फसल के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, कोई खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें मुख्य फसल क्या है हमारी, शुगर केन है यहाँ पे, उसके साथ हमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। लेकिन हमें एक्स्ट्रा कमाने के लिए हमने साथ में पोटैटो भी उगा दिया, क्योंकि बीच में जगह बहुत खाली पड़ी रहती है। दो रो अगर शुगर केन की आप देखेंगे तो 90 सेंटीमीटर की जगह खाली पड़ी रहती है। उससे अच्छा है कि आप उसमें कुछ ना कुछ लगा दें, तो डबल फायदा हो जाएगा। और ज़्यादातर ये वाली इंटरक्रॉपिंग अपने यहाँ बहुत फॉलो भी करी जाती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये याद करिएगा, एडिशनल इनकम को पाना और रिस्क को कवर करना। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एडिटिव सीरीज इंटरक्रॉपिंग। दूसरी आपकी क्या है, रिप्लेसमेंट सीरीज। पिछली वाली सीरीज में हमने पढ़ा था कि एक मुख्य फसल होती है बेस क्रॉप और एक कंपोनेंट क्रॉप। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों जो क्रॉप्स होती हैं, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2, ये दोनों क्रॉप्स क्या होती हैं, दोनों इंटर क्रॉप्स होती हैं। इसमें हमें कोई ऐसा नहीं करना है कि एक हमारी मुख्य है दूसरे को हम किनारे करते हैं, ऐसा नहीं करना हमें। तो बोथ द क्रॉप्स आर कंपोनेंट क्रॉप्स, neither is the base crop nor is the intercrop. It means the plant population of both component crops is less than their recommended population in pure stand. मतलब मान लीजिए अगर सोल प्लांटिंग हम करते थे, एक फसल को एक ही खेत में लगाते थे, उसमें हमारे जो प्लांट पॉपुलेशन होती थी वो पर हेक्टेयर होती थी 90,000 प्लांट्स, मान लो 90,000 प्लांट्स उसकी प्लांट पॉपुलेशन होती थी।
तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इंटरक्रॉपिंग में भी 90,000 ही हो, ऐसा नहीं होता इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मुख्य फसल नहीं है। एडिटिव सीरीज़ में मुख्य फसल होती थी, तो अगर 90,000 नॉर्मल प्लांटिंग में आते हैं तो उस वाली इंटरक्रॉपिंग में भी 90,000 ही हमको रखने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम दोनों को अपने तरीके से अरेंज करेंगे एक डेफिनेट रो पैटर्न में। कैसे समझिए, लेकिन यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि अगर ये दोनों इंटरक्रॉप हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि इनकी प्लांट पॉपुलेशन भी सेम हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दो अगर हम क्रॉप एक साथ लगा रहे हैं तो दोनों को एक ही बराबर बराबर लगाएंगे, और जिनसे क्या होगा कि अगर मान लीजिए वीट के 50,000 प्लांट हैं तो मस्टर्ड के भी 50,000 प्लांट हो, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे दोनों क्या हैं, हमारी इंटरक्रॉप हैं, कोई भी मुख्य फसल नहीं है। ये इस चीज़ का बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है। ये अपने यहाँ इंडिया में ज़्यादा फॉलो नहीं करी जाती, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फॉलो करी जाती है। जहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है वीट और मस्टर्ड का, वही वाला कि 9 रोज़ पहले हमने लगा दी किसकी, वीट की, उसके बाद 10वीं रो हमने काहे की लगा दी, मस्टर्ड की लगा दी जाके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे जाहिर सी बात है वीट की जो प्लांट पॉपुलेशन होंगी, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स किसके ज़्यादा होंगे, वीट्स के ज़्यादा, वीट के आपके ज़्यादा होंगे। प्लांट पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा होगी, वीट की ज़्यादा होगी। और मस्टर्ड की हम 9 के बाद 10वीं लगा रहे हैं केवल एक रो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मस्टर्ड की प्लांट पॉपुलेशन कम होगी, तो ईल्ड हमें ज़्यादा वीट से ही मिलने वाली है। लेकिन हम यहाँ पे दोनों हमारी इंटरक्रॉप ही हैं, कोई मेन क्रॉप नहीं है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर एक सक्सेसफुल इंटरक्रॉपिंग के क्या क्या प्री रिक्विजिट्स होते हैं, ये चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले तो कंपटीशन नहीं होना है, आपको ऐसी क्रॉप्स लगानी जिनके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। किसके बीच में कंपटीशन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिएंट डिमांड के बीच में, ठीक है। उसके बाद लाइट का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। फिर CO2 और वाटर के बीच में भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए। दोनों क्रॉप्स एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब कोई भी बैड इफेक्ट ना डाले। जैसे अगले चैप्टर में आप एनिडेशन और एलिलोपैथी पढ़ेंगे तो उसके बारे में आप समझेंगे कि दो क्रॉप्स अगर आप एक साथ लगा रहे हैं तो हो सकता है कि एक क्रॉप दूसरे वाले पर प्रभाव डाल दे। प्रभाव डालेगी किसी भी तरीके से डाल सकती है, कोई केमिकल छोड़ दिया, अब उसने एक क्रॉप ने केमिकल छोड़ा, दूसरे वाले को नुकसान हो गया। इस तरीके से प्रभाव ना डाले, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए, हेल्पफुल हो एक दूसरे को, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि मैच्योरिटी टाइम भी उनका डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 30 दिन का अंतर होना चाहिए। ये चीज़ को आपको नोट करना है कि 30 दिन का मिनिमम अंतर होना ही चाहिए दोनों के बीच में। अच्छा, यहाँ पे हमारी इंटरक्रॉपिंग खत्म हो जाती है। अब जो नंबर आपका आया है, आपका दूसरा नंबर जो था मल्टीपल क्रॉपिंग का, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में कभी कभी अंतर पूछ लिया जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ही थोड़ा सा अंतर होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में भी 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, और इंटरक्रॉपिंग में भी हम 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं। बस इतना अंतर रखते हैं कि इंटरक्रॉपिंग में हम एक डेफिनिट रो पैटर्न में लगाते हैं, एक रेशियो में लगाते हैं। ऐसे नहीं कि हमने बीज मिला दिए और सोइंग कर दी, ब्रॉडकास्टिंग कर दी, ऐसे नहीं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, उसका नाम ही मिक्स्ड है। हम क्या करते हैं, 2-3 क्रॉप्स के सीड को लिया हमने और मिक्स कर लिया, और ऐसे उसकी हम सोइंग कर देते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड क्रॉपिंग बोल देते हैं। तो कल्टीवेशन ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब है एक साथ, ऑन द सेम लैंड विदाउट डेफिनिट रो पैटर्न और फिक्स्ड रेशियो, ठीक है। इसमें बेसिकली ब्रॉडकास्टिंग मेथड से ही हम इसकी सोइंग करते हैं, और ड्राई लैंड एरिया में ज़्यादातर इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे मेन जो आपको नोट करने वाली बात है कि मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो ला फ्लेटजे ने दिया था, ठीक है, 1928 में। इस बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो आपका आ जाता है थर्ड नंबर, वो है आपका सीक्वेंस क्रॉपिंग या फिर सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। मेन इसका क्या नाम है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। सीक्वेंस का मतलब आप समझिए कि क्रम में, एक के बाद एक, ठीक है। क्रम का मतलब क्या होगा, एक के बाद एक। तो जाहिर सी बात है आप अपने खेत को साल भर में खाली नहीं होने दे रहे हैं सीक्वेंशियल क्रॉपिंग में। जैसे ही आपकी एक फसल तैयार हो जाती है, उसकी कटाई करते हैं आप, तुरंत ही अगली फसल की बुआई कर देते हैं, या तो कटाई बुआई साथ ही में कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा 10-5 दिन का अंतर देके ही आप तुरंत सीक्वेंस में अगली फसल लगा देते हैं। इसी को सीक्वेंशियल क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण सा मतलब था, ग्रोइंग ऑफ 2 और मोर क्रॉप्स इन क्विक सक्सेशन, मतलब बहुत कम अंतराल के अंदर ही एक ही सेम पीस ऑफ लैंड में एक ही साल के अंदर उगाना। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल पे लीजिए आप, अगर यहाँ पे मान लीजिए पहली क्रॉप हमने मेज लगाई थी, ठीक है। अब मेज की यहाँ पे क्या हो गई, हार्वेस्टिंग हो गई, तुरंत हमने क्या लगा दी, पोटैटो लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमने पोटैटो की क्या कर दी, डिगिंग कर दी, मतलब पोटैटो की खुदाई कर दी, और तुरंत हमने तीसरी क्रॉप लगा दी, कौन सी, चिली की। तो इस तरीके से आपने देखा होगा साल भर में हमने क्या ली, 3 क्रॉप ले ली एक ही साल में। तो इस तरीके से आप सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को फॉलो कर सकते हैं। या तो एक ही साथ कर लेते हैं बुआई और कटाई, पिछले फसल की कटाई, ठीक है, और सक्सीडिंग क्रॉप की, मतलब अगली क्रॉप की हमने बुआई कर दी तुरंत, या तो थोड़े दिन का अंतर दे सकते हैं।
लेकिन सीक्वेंस को हमें तोड़ना नहीं है, एक ही सीक्वेंस में चलाते रहना है। तो आपने सुना ही होगा रेटूनिंग या फिर रेटून क्रॉपिंग किसका एग्जाम्पल है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का। अच्छा, अब अगला जो हमारा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिले क्रॉपिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके बीएससी के सेमेस्टर एग्ज़ाम में आने के, या तो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में ही कोई ना कोई चीज़ पूछ ली जाती है इससे रिलेटेड। तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो आपके एस बैंस जी ने दिया था, आगे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। रिले क्रॉपिंग का जो कॉन्सेप्ट है एस बैंस जी ने दिया था। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है रिले रेस से। मतलब यहाँ पे समझिएगा, रिले रेस आपने देखा होगा लेकिन हो सकता है आपको ध्यान ना हो। रिले रेस में बेसिकली होता क्या है, देखिए कि 4 रनर जो होते हैं उसमें वो भागते हैं, ठीक, एक साथ नहीं भागते हैं, ऐसे आगे करके एक एक क्रम में लग जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। झंडा लेके इसमें भागना होता है। अब झंडा लेके भागता है तो फिर जाके वो अगले वाले को पकड़ा देता है, फिर अगला वाला अगले वाले को, अगला वाला अगले वाले को, ऐसे करके 4 लोग मिलके एक रेस को कंप्लीट करते हैं। तो इस रेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिले रेस। जैसे यहाँ पे आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, एक आदमी अपने आगे वाले को झंडा पकड़ा रहा है। अब आगे की रेस वो पूरी करेगा, फिर वो अगले वाले को झंडा पकड़ा देगा। इस तरीके से ही इस कॉन्सेप्ट को क्रॉपिंग के अंदर इस्तेमाल किया गया है। बहुत मजा आएगी आपको उसको पढ़ने में, देखिएगा यहाँ पे। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, रिले रेस से लिया गया। इसमें 4 लोग भागते हैं, ठीक है, झंडा लेके। फिर रिले क्रॉपिंग को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा। कैन बी डिफाइंड एज ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली। मतलब एक साथ हम 2 से अधिक क्रॉप्स को उगा रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ईच सक्सीडिंग क्रॉप्स प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग ऑफ द प्रीसीडिंग क्रॉप। यहाँ पे मतलब आप समझिएगा, हाँ इधर आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप ये देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्रॉप नंबर 1 आपने यहाँ पे लगा दी, इसकी आपने सोइंग कर दी। अब क्या हुआ, एक ऐसा टाइम आया जब आपकी क्रॉप नंबर 1 क्या होती है, मैच्योरिंग स्टेज पे होती है, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट उसका हो चुका होता है, लेकिन मैच्योरिंग स्टेज लगभग ख़त्म होने वाली होती है, वो तैयार हो जाती है फसल। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि क्रॉप अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ पूरी कर चुकी होती है और रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है। तो मैं यहाँ पे मैच्योरिंग ना लिख के रिप्रोडक्टिव स्टेज लिख देता हूँ, रिप्रोडक्टिव स्टेज में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसी खड़ी फसल में ही दूसरी फसल की बुआई कर देते हैं। यहाँ पे समझिएगा आप, अभी तक हम इंटरक्रॉपिंग में एक साथ लगा रहे थे फसल, लेकिन हमने यहाँ पे खड़ी फसल में ही दूसरी फसल की बुआई कर दी। जैसे ही पहली फसल हमारी रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंची, हमने क्या कर दी, दूसरी क्रॉप की यहाँ पे बुआई कर दी, दूसरी क्रॉप की हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी तुरंत। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद हमारी पहली फसल तैयार हो गई तो हमने उसकी कटाई कर दी। फिर इसी तरीके से जब हमारी दूसरी फसल रिप्रोडक्टिव स्टेज पे थी, तब हमने यहाँ पे तीसरी फसल की बुआई कर दी। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम खेत को कतई भी खाली होने ही नहीं दे रहे हैं, और लैंड प्रिपरेशन का टाइम भी बच रहा है हमारा। देखिए अक्सर होता क्या है कि सीज़न जब चलता है, ठीक है, तो जब खेत की तैयारी करने की बारी आती है या फिर पिछली फसल की कटाई की जब बारी आती है, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी होती है, ज़रा आप सोच के बताइएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो लेबर की आती है, ठीक है। लेबर नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद मान लीजिए मशीनें अगर आपके पास नहीं है, आप किराए पे करते हैं, तो मशीनों की शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि सब बिजी हैं, सबके खेत में कटाई चल रही है। तो इससे निजात पाने के लिए ये टेक्निक लाई गई है, जिसमें आपकी लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और 10 से 15 दिन का जो समय लगता है लैंड प्रिपरेशन और तैयार करने में, जोतने में, इन सब चीज़ों से भी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी पिछली फसल में ही आपने अगली फसल की बुआई कर दी है, इस तरीके से। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे लेकिन ये करते कैसे हैं, क्योंकि हमारे खेत में तो फसल खड़ी है तो करेंगे कैसे। तो यहाँ पे मैं कुछ फ़ोटोज़ लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल है किसका, ये सोयाबीन क्रॉप को हम लगा रहे हैं ओट में। ओट यहाँ पे ये आपका ओट है, ठीक है, ये क्या है, ओट है। इसके बीच में हमने ये सोयाबीन लगा दी। अब ओट जो था अपनी मैच्योरिटी पूरी कर चुका था, वेजिटेटिव ग्रोथ अपनी पूरी कर चुका था और रिप्रोडक्टिव फेज़ में आ गया था। तब उसी दौरान हमने क्या लगा दिया, हमने सोयाबीन लगा दिया। तो खड़ी हुई ओट की फसल में हमने सोयाबीन की प्लांटिंग कर दी। इस तरीके से क्या हुआ, हमारी अब एक समय में 2 फसलें तैयार हो रही हैं। अब थोड़े दिन बाद ओट की हम कटाई कर लेंगे और सोयाबीन हमारी डेवलप होने लगेगी। फिर ऐसे करते करते सोयाबीन जब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंचेगी तो हम तीसरे क्रॉप की प्लांटिंग कर देंगे। अब करते कैसे हैं, लेकिन इसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, सावधानी बहुत रखनी पड़ती है, ठीक है, प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा लेने पड़ते हैं, ताकि मान लीजिए अगर हम अगले फसल की बुआई करने चले और हमारी ओट को ही नुकसान पहुंच गया, थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा पहली फसल को, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंट भी यूज़ किए जाते हैं, ताकि मिनिमाइज डैमेज कर सकें हम लोग, बहुत ही कम डैमेज हो सके ओट प्लांट्स को, मिनिमम डैमेज हो सके, ठीक है। इसलिए हमें केयरफुल प्लांटिंग करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रिले रेस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
अब जो आपकी बुक में कॉन्सेप्ट दिया गया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, पहले तो फर्स्ट क्रॉप की सोइंग करी। अब जब यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग हमें करनी थी, लेकिन हार्वेस्टिंग से पहले ही हमने क्या कर दिया, एक दूसरे क्रॉप की सोइंग कर दी। एक दूसरे क्रॉप की हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी। उसके बाद हमारी पहली क्रॉप क्या हो गई, तैयार हो गई कटने के लिए, हमने काट दी। फिर हमारी दूसरी क्रॉप रिप्रोडक्टिव फेज पे पहुंची ही थी कि हमने तीसरी क्रॉप उसमें बो दी। उसी बाद हमने हमारी दूसरी क्रॉप तैयार हो गई तो हमने दूसरी क्रॉप काट ली। ऐसे आप देख रहे हैं साइकिल चल रही है बराबर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। इसीलिए क्या हो रही है, देखिए एक के ऊपर एक हम लोग फसल को बोते जा रहे हैं। इसीलिए रिले क्रॉपिंग को हम लोग ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर पूछा गया है कि ओवरलैपिंग क्रॉपिंग का दूसरा नाम क्या होता है, तो रिले क्रॉपिंग होता है, याद रखिएगा। ओवरलैप का मतलब होता है ढक रही है, एक फसल तैयार नहीं हो पाई, आपने फिर से खेत को दूसरी फसल से ढक दिया, ठीक है, तो सब एक के ऊपर एक हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने सीक्वेंशियल में बताना आपको भूल गया था कि सीक्वेंशियल को हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, नॉन ओवरलैपिंग। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे एक समय में कभी भी आपके खेत में दो फसलें एक साथ नहीं थी। आपने एक लगाया, जैसे ही उसकी कटाई हुई तुरंत अगली बो दी, मतलब आपने एक साथ दो नहीं लगाई। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोले, नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। इस चीज़ का समझिएगा मतलब, ओवरलैप का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसा हमने नहीं किया। इसलिए सीक्वेंशियल क्रॉपिंग को हम लोग किस नाम से जानेंगे, नॉन ओवरलैपिंग। और रिले क्रॉपिंग को किस नाम से जानेंगे आप, ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको दिया किसने था, डॉक्टर शेर सिंह बैंस जी ने, ठीक है, इन्होंने इसको वो दिया था। इसका एग्जाम्पल आप, मूंग आपने लगाई, मूंग जैसे ही तैयार होने वाली थी आपने मेज़ प्लांट कर दिया, मेज़ जैसे ही कटने वाली थी आपने आलू की बुआई कर दी, आलू जैसे खुदने वाला था आपने वीट लगा दिया। तो आप देख रहे हैं आपने रबी तक कितनी फसलें ले ली, 4, ठीक है। तो ये एडवांटेज है रिले क्रॉपिंग का। थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा बरतना पड़ता है, पर आप बड़े आराम से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पैरा और उटेरा क्रॉपिंग क्या होती है। पैरा, ये रहा पैरा और ये रहा यूटेरा क्रॉपिंग। अब हैं ये एक तरीके की रिले क्रॉपिंग ही। पैरा कहाँ बोला जाता है, बिहार और वेस्ट बंगाल में, ये चीज़ नोट करिएगा। और उटेरा कहाँ बोला जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ये चीज़ याद रखिएगा कि मैं पहले तो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पैरा यूटेरा का मतलब क्या होता है। पैरा यूटेरा का साधारण सा मतलब है कि जो राइस आपने लगाया है, ठीक है, खड़े हुए राइस में आप लेथाइरस की बुआई कर दें। किसकी, लेथाइरस। लेथाइरस किसको हम बोल देते हैं, खेसारी को बोल देते हैं, ग्रीन मैन्योर या फिर लेग्यूम क्रॉप है ये भी। तो जब आप राइस में खेसारी की बुआई कर देते हैं, ठीक है, खड़े हुए राइस में आप उसकी जो, जैसे राइस आपने लगाया है, लो लैंड में राइस लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है राइस अगर आपके खेत में लगा हुआ है तो इनफ नमी आपके खेत में मौजूद होगी, इनफ मॉइस्चर आपके खेत में प्रेजेंट होगा। तो उसी मॉइस्चर को यूटिलाइज करने के लिए हम उसमें लेथाइरस की सोइंग कर देते हैं। स्टैंडिंग राइस में हमने लेथाइरस की सोइंग कर दी, जिससे क्या हुआ, हमारी जगह भी यूटिलाइज हो गई, टाइम भी यूटिलाइज हो गया और साथ में मॉइस्चर भी यूटिलाइज हो गया। यहाँ लिखा गया है सोइंग ऑफ लेथाइरस और लेंटिल, ठीक है, जनरली पल्सेस बिफोर द हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इन लो लैंड एरियाज। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरा और यूटेरा क्रॉपिंग। ये चीज़ें रखिएगा। तो अक्सर पूछ लिया जाता है कि पैरा को कौन से स्टेट में पैरा नाम से जानते हैं। बिहार और वेस्ट बंगाल में इस तरीके की क्रॉपिंग को हम लोग पैरा क्रॉपिंग बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में धान की खेत में लेथाइरस को बोना क्या कहलाता है, यूटेरा कहलाता है। ये चीज़ें रखेगा। तो रिले क्रॉपिंग का आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था रिले क्रॉपिंग का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप जरूर इसको देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अगला जो आपका है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टी स्टोरेड। मल्टी स्टोरेड हम लोग थोड़ा सा पहले पढ़ भी चुके थे कि हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग हाइट की क्रॉप्स को एक साथ लगाते हैं। सिस्टम ऑफ क्रॉपिंग वेयर शॉर्ट ड्यूरेशन क्विक ग्रोइंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स फॉडर आर ग्रोन बिटवीन द इंटर स्पेसेस ऑफ प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चरल एंड प्लांटेशन ट्रीज। जैसे आप समझिए, ये आप इस फोटो से आप जान पा रहे होंगे, हमने बड़े बड़े ट्रीज लगा रखे हैं, उनके बीच में जगह को यूटिलाइज करने के लिए हमने फॉडर लगा दिए या वेजिटेबल लगा दिए, जिससे हमारी जगह भी यूटिलाइज हो गई और कम समय में हमने ज़्यादा प्रोडक्शन भी ले लिया और एडिशनल इनकम भी हमारे पास आ गई। एक और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, ये भी आपकी क्या है, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग ही है। बस आपको जो क्रॉप्स का चुनाव होता है कि आपको कौन कौन सी क्रॉप्स लगानी है मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग में, इसका बहुत ध्यान देना पड़ता है। अब ऐसा ना हो कि आपने प्रिंसिपल हॉर्टिकल्चरल ट्रीज लगाया, मतलब लंबे लंबे हॉर्टिकल्चरल ट्रीज लगाया जो आपकी मेन क्रॉप थी, उसके बीच में आपने ऐसी क्रॉप लगा दी जिसको सनलाइट चाहिए थी। अब भाई बड़े बड़े ट्रीज लगे हैं, उनकी कैनोपी खूब फैलेगी, सनलाइट अंदर इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगी। नीचे जो आपकी क्रॉप लगी है वो अगर सनलाइट लविंग है तब तो दिक्कत हो जाएगी, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। तो इसीलिए हमें जो नीचे क्रॉप्स लगाई जाती हैं शॉर्ट हाइट वाली, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेड लविंग होनी चाहिए, छाया जिनको पसंद हो, ठीक है। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग में। यहीं पे आपके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं,
जैसे कि आपका पाइनएप्पल है, कोकोनट है, ब्लैक पेपर, इन सबको आप लगा सकते हैं हॉर्टिकल्चरल ट्रीज़ के साथ। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कोकोनट हमारा क्या हुआ, लंबी हाइट का आपका ट्री हो गया, उसके साथ हमने ब्लैक पेपर लगा दिया, इसकी हाइट कितनी हो गई 6 से 8 मीटर, ठीक है, और इसकी इसकी कितनी हो गई 3, और पाइनएप्पल की कितनी हो गई 1। तो इन सब के प्लांट्स और उनकी हाइट लिखी गई हुई है। तो इस सबको जब आप एक साथ लगाएंगे तो इसी सिस्टम को हम लोग क्या कह देते हैं, मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग कहते हैं। बेसिकली इसमें हम लोग कैनोपी ओरिएंटेशन का काम करते हैं, ठीक है। अब मल्टीपल इंटेंसिव क्रॉपिंग जो हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं कि मल्टीपल का मतलब 2 या 2 से अधिक फसल इंटेंसिटी के साथ लगाना, इंटेंसिफिकेशन के साथ लगाना, मतलब कि कम स्पेस में ज़्यादा क्रॉप्स, कम टाइम में ज़्यादा क्रॉप्स लगाना। तो उनके लिए हम फसलों का चुनाव कैसे करते हैं, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रिले क्रॉपिंग भी कर रहे हो ना, तो ऐसी क्रॉप्स को सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा जो उस चीज़ के लिए सही हो। मल्टी स्टोरेड क्रॉपिंग भी आप अगर कर रहे हो तो आप ऐसी तो नहीं कोई भी 2 क्रॉप्स को उठा के लगा सकते हैं, पता चला सेम हाइट के लगा दिए तो काहे का वो मल्टी स्टोरेड, ठीक है, अलग अलग हाइट के लगाना है ना। तो क्रॉप का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो ऐसी क्रॉप्स को हम लोग सेलेक्ट करना चाहिए जिनका एलोलोपैथिक इफेक्ट ना हो। एलोलोपैथी आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। साधारण सा मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर आप 2 फसल एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, होना तो नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कि एक क्रॉप आपकी एलोलोपैथिक इफेक्ट शो करे। मतलब एक क्रॉप, जैसे नंबर 1 मैं यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ और नंबर 2 आपने दोनों को एक साथ लगाया इंटरक्रॉपिंग के तहत। अब एक ये क्रॉप क्या थी, ये एलोलोपैथिक इफेक्ट शो करती थी। इसने क्या किया, कोई केमिकल रिलीज़ किया। अब वो केमिकल क्या है, कोई मान लीजिए टॉक्सिन है, टॉक्सिन मतलब जहरीला पदार्थ है। अब ये जहरीला पदार्थ जाहिर सी बात है ये 2 नंबर को जाके प्रभावित करेगा, इसकी ग्रोथ रोक देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इसकी ग्रोथ रोक देगा। नहीं ग्रोथ रोकेगा तो पता चला इसका सीड का जर्मिनेशन ही नहीं हो पाया। अब जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो प्लांट ही नहीं आएगा, सीधी सी बात। तो ऐसी क्रॉप्स का हमें ध्यान रखना चाहिए जिनमें एलोलोपैथिक इफेक्ट ना हो, जो न्यूट्रिएंट को इमोबिलाइज ना करें। इमोबिलाइज का मतलब है उनकी अवेलेबल फॉर्म से नॉन अवेलेबल में ना लिए जाए। मान लीजिए अच्छा खासा न्यूट्रिएंट आपकी सॉइल में मौजूद है, लेकिन अब क्या हुआ कि आपने ऐसा कुछ लफड़ा हुआ कि वो इमोबाइल हो गया, मतलब अब वो रीचेबल नहीं है, रीडेबल नहीं है, प्लांट उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। न्यूट्रिएंट तो है आपकी सॉइल में लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तो ऐसी चीज़ भी ना होने पाए, ठीक है। फिर ऐसी भी नहीं क्रॉप्स नहीं लेनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को खाती हो, पता चला न्यूट्रिएंट है, फर्टिलिटी ही चला गया आपकी सॉइल का, तो फिर बहुत बेकार हो जाएगा। फिर लेग्यूम्स को जरूर अपने क्रॉपिंग सिस्टम में शामिल करना चाहिए, क्योंकि लेग्यूम्स का मुख्य काम क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे लेग्यूम का मुख्य कार्य क्या होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, सीधी सी बात। नाइट्रोजन जो ये फिक्स करके देती है ना सॉइल में, ये वरदान है एक तरीके से। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि वेजिटेबल्स डिजर्व देयर प्लेस इन इंटेंसिव क्रॉपिंग बिकॉज ऑफ हाई कैश एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू। एक तो वेजिटेबल ऐसी चीज़ है ना जिसकी काफ़ी ज़्यादा वो आपका जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है, ठीक है, तो उसकी लेकिन न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होती है और अच्छा खासा मार्केट में प्राइस भी वो लोग फेच कर पाते हैं, अच्छा खासा प्राइस मार्केट में फेच कर पाते हैं वेजिटेबल। इसीलिए वेजिटेबल्स की डिमांड है और कम समय में तैयार हो जाते हैं, इससे बेहतर क्या ही है, ठीक है। फिर अगला क्या है कि इनको आप ऑर्चर्ड में भी उगा सकते हैं, किचन गार्डनिंग भी आप कर सकते हैं, आप अपने बालकनी में लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटीज़ को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हम लोग के यहाँ क्या इस्तेमाल करी जाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था जब मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ने चले थे, तो सबसे मेन उसका लिमिटिंग फैक्टर ही यही है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटीज़ को हमें हटाना है, शॉर्ट ड्यूरेशन को लाना है, समझ रहे हैं। उसके बाद फोटो पीरियड इंसेंसिटिव, मतलब लाइट का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जैसे हमने ऐसी वैरायटीज़ ले ली जिसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अब मान लीजिए सनलाइट उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ठीक है, मान लो हमने लेट में लगा दी वो वैरायटी, ठीक है, अब लेट में लगा दी तो सनलाइट उतना डे पीरियड उसको नहीं मिल पा रहा है, फोटो पीरियड नहीं मिल पा रहा है, लाइट की मात्रा कम जा रही है, तो उसकी ग्रोथ कम होगी। तो ऐसी लगानी चाहिए हमको वैरायटी जो फोटो पीरियड इंसेंसिटिव हो, मतलब उसका लाइट से उस पर ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिर क्या है आपका टेरा फार्मिंग। टेरा का साधारण सा मतलब है कि जैसे आगे आने वाले फ्यूचर में ये बात चल रही है कि जब अर्थ रहने लायक नहीं बचेगा, इनहेबिटेबल हो जाएगा, अर्थ क्या हो जाएगा आपका, इनहेबिटेबल हो जाएगा, तब लोगों को मार्स पे शिफ्ट किया जाएगा। तो अभी से इस पर रिसर्च चल रहा है, ताकि जैसे अभी देखा जा रहा है कि मार्स पे जैसा इन्वायरमेंट है, जैसी वहाँ की कंडीशन है, क्या वहाँ पे हम फसलें उगा सकते हैं, ठीक है। तो मार्स की जैसी कंडीशंस अर्थ पे तैयार करके वहाँ पे फसलों को लगाना ही क्या कहलाता है, टेरा फार्मिंग कहलाता है। समझिएगा, मार्स में मान लीजिए बहुत गर्मी होती है पानी की उतनी अच्छी, मतलब पानी की वहाँ पे कमी है, उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वाटर, तो हम इस तरीके से अर्थ पे ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेते हैं रिसर्च के लिए कि हम वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से अर्थ पे
लगा के देख लें प्लांट कि क्या ग्रो कर सकता है, तभी तो भाई हमारी आगे फ्यूचर में बन पाएगी बात, तभी तो हम वहाँ पे खेती कर पाएंगे मार्स पे जाके। वरना अगर अभी हमारे एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएंगे तब तो उम्मीदें ख़त्म हो जाएंगी। इसीलिए मार्स के जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करना अर्थ पे और उस पर खेती करना क्या कहलाता है, टेरा फार्मिंग कहलाता है। तो आजकल क्या हो रहा है, बैक्टीरिया और प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय क्रिएटिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऑफ मार्स ऑन अर्थ। ठीक है, तो ये ट्राई करके देखा जा रहा है, हो सकता है सक्सेसफुल हो सकता ना भी हो। तो हम दूसरा तरीका देखेंगे, बहुत तरीके हैं, नहीं मिट्टी वहाँ की काम की तो हम हाइड्रोपोनिक्स कर लेंगे, एरोपोनिक्स कर लेंगे। जैसे आपका अगला टॉपिक क्या है, एरोपोनिक्स। इससे मिलता जुलता एक और होता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स आपका क्या होता है, सॉइल लेस कल्टिवेशन होता है। इसमें हम सॉइल में प्लांट को लगाते ही नहीं है, ऐसे हैंग कर देते हैं जगह प्लांट को, और उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, न्यूट्रेंट मीडियम का यूज़ करते हैं। हम एक घोल बना लेते हैं पानी का जिसमें न्यूट्रेंट्स काफ़ी ज़्यादा मिला देते हैं हम, और उसी के माध्यम से हम प्लांट को उगा देते हैं। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो जहाँ पे भी शब्द आ जाए समझ लीजिए किससे रिलेटेड है, पानी से रिलेटेड है। और एरोपोनिक्स में हम क्या कर रहे हैं, इनको हवा में टांग रहे हैं। ठीक है, पेड़ को हमने किसी के सपोर्ट के माध्यम से हवा में टांग दिया है, और न्यूट्रेंट उसको देना है तो हमने क्या किया, स्प्रे बना लिया है, न्यूट्रेंट मीडियम का स्प्रे बना लिया है। अब उसको प्लांट पे स्प्रे कर देते हैं, उसकी रूट एब्जॉर्ब कर लेती हैं। भाई मिट्टी का काम ही क्या है एक प्लांट के लिए, साधारण सी बात हम पे यहाँ पे समझिएगा कि सॉइल का आखिर क्या काम होता है प्लांट के लिए। अब सॉइल प्लांट को या तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, इसके अलावा छोटे मोटे काम है वो प्रोवाइड करती है, लेकिन मुख्य तो यही है ना कि सपोर्ट चाहिए और न्यूट्रिएंट चाहिए। वो दोनों अगर हम देखिए यहाँ पे दिए दे रहे हैं, ये हमने ऐसे टांग दिए पेड़, ठीक है, और इन पर हमने स्प्रे मार दिया। न्यूट्रिएंट हमने एक घोल के लाए, सारे न्यूट्रिएंट्स का एक घोल बना लिया, न्यूट्रिएंट मीडियम तैयार कर लिया, उसका स्प्रे मार दिया हमने इस पर, तो सपोर्ट भी मिल गया, न्यूट्रिएंट भी मिल गया। तो इस तरीके से हम उनको उगा पा रहे हैं। प्रॉपर लाइट देनी, जो भी टेम्परेचर देना है वो हम बना ही सकते हैं आपका, ठीक है। उसी तरीके से हम जब खेती करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एरोपोनिक्स बोल देते हैं। इतना ही अंतर था। हाइड्रोपोनिक्स में हम पेड़ों को न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, मतलब पानी के घोल में एक डिश में रखते हैं, ठीक है, एक कैन कह लीजिए या बॉक्स कह लीजिए, उसमें लगा के रखते हैं। एरोपोनिक्स में केवल हम हवा में टांग रहे हैं और सीधे उस पर स्प्रे करे दे रहे हैं न्यूट्रिएंट का, बस। तो यहाँ पे लिखा गया, इन दिस टेक्निक प्लांट्स आर ग्रोन विदाउट सॉइल ऑन द एरिएटेड मोस्ट एटमॉस्फेयर, ठीक है, मतलब नमी वाला एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वहाँ पे हम लगाते हैं ताकि हमें बहुत कम क्वांटिटी देनी पड़ी पानी की। उसके साथ ही इसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड कर देते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड वगैरह सब इस पर डाल देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। अब यही एक्सपेरिमेंट यूज़ कर रही है हमारी नासा जो है ना आपकी स्पेस एजेंसी है, वो इस तरीके से उगा के देख रही ताकि वो स्पेस में भी ये काम कर सके, स्पेस में ही उगा दे। मतलब देख रहे हैं टेक्नोलॉजी कहाँ पे जा रही है दिन प्रतिदिन, कि स्पेस में आप सीधे पेड़ उगाने लगे जाके, न ज़मीन है न कुछ है, सीधे हवा में। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहिए एग्री पैराडाइज के साथ आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए।